ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही ना? जी। ये मतलब पीडीएफ। तो हम लोगों ने कल तक पढ़ा था समीक्षा, है ना? क्या समीक्षा हो चुकी थी कल तक कि जन चर्चा में यह भी सुनने को मिलता ही रहा है, मूल्यों के बारे में बात हो रही थी कि मूल्य किसे कहते हैं ना। तो अभी मूल्य किसे कहते हैं, तो बाबा जी ने बताया, पूरा विश्लेषण किया, है ना, और बताया कि जन चर्चा में ये भी सुनने को मिलता है कि जितने भी वांछित अवांछित और वांछित क्रियाकलाप हैं, मतलब अवांछित का मतलब जो हमें पसंद नहीं चाहिए, और वांछित का मतलब जो हमें चाहिए, है ना, फल परिणामों को कला का नाम देते रहे। शनय शनय कुछ विद्वान कहलाने वालों के मुंह से यह भी सुनने को आया कि बीड़ी, दारू, चोरी करना भी मूल्य है ना? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और सब जो जिसके लिए वैल्यूएबल है वो है ना? जिसको भैया दारू पीना अच्छा लगता है उसके लिए वो दारू पीना उसके लिए मूल्य है ना? इनको ना करना भी मूल्य है। अब जो इसको नहीं करते हैं वो भी मूल्य बताते हैं। इस प्रकार चर्चाओं का बदहाल का मतलब कुछ भी नहीं पाना। हम बहुत कुछ सुन चुके हैं और भी बहुत कुछ सुनने की संभावना है। किस बारे में? मूल्य के बारे में ना। तो आगे बता रहे हैं कि परिकथाओं में जीव, जानवर, पक्षी, अनेकानेक भूत भविष्य का वर्णन करने वाली और ज्ञानार्जन करने की अनेक कथा मानव लिख चुके हैं। ठीक, परिकथाओं में हम लोग पढ़ते हैं ना पंचतंत्र की कहानियां, है ना? और अभी भी वो तोता जो है वो कार्ड उठा लेता है तो भूत और भविष्य बता देता है, ऐसा भी आया है बात, है ना, कि ज्ञान अर्जन करने की अनेक कथा मानव लिख चुके हैं। उन कथाओं में यही प्रभाव मनः पटल पर होना पाया गया कि मानव से जीव जानवर कहीं ज्यादा अच्छे हैं। ये सुनने के उपरांत हम अपने में विचार करने लगे कि मानव की जरूरत ही क्या रही इस धरती पर भार रूप होने के लिए या धरती को उजाड़ने के लिए। ठीक, जब ये सब जीव जानवर ज्यादा अच्छे हैं मानव से, तो मानव की धरती पर आने की जरूरत ही क्या थी, है ना? अथवा धरती पर जितने भी कार्यकलाप फल परिणाम हैं, दुख, पीड़ा, कुंठा, निराशा के रूप में त्रस्त होने के लिए। निष्कर्ष यही हुआ, इतने लंबे चौड़े विधाओं में और अनेक विधाओं में दौड़ता हुआ मन लोक मानस है। ठीक है, ये जो मन है, हमारा जो मन है, जिसमें दुख है, पीड़ा है, कुंठा है, निराशा है, वो क्या है? लोक मानस का है। उसको लोक मानस बोला है। ठीक, वैसा ही मेरा मन भी होना पहचाना गया। तो जैसा लोक मानस था वैसा ही मेरे मन में उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। इसी आधार पर मेरा मन सदा सदा से, जब से शरीर संवेदनाएं स्पष्ट होने लगी हैं, तब से ही सुरक्षा को चाहने वालों में से पहचाना। यदि पहले कही हुई पीड़ाएं नियति हैं, तो मुझे सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है? ये बाबा जी के मन में प्रश्न आया। ठीक, कि जब से शरीर संवेदनाएं स्पष्ट हुई, है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो आप उसके पास कप लेके जाइए तो वो छू लेता है, फिर अगली बार नहीं छूता है ना, अगर गर्म होता है हल्का सा भी, और फिर दोबारा छुआने के लिए ले जाओ तो वो पहले से ही हाथ खींच लेता है और नहीं छूता है। इसका मतलब छोटे बच्चे में भी जब से संवेदनाएं प्रकट होती हैं, तब से सुरक्षा को वो चाहता है ना? और बाबा जी बोल रहे हैं, यदि ये लिखा है नियति में कि पीड़ाएं जो है वो नियति, पीड़ाएं तो होंगी ही, है ना, और संघर्ष जो है वो बनाए रख, संघर्ष है ही प्रकृति में, है ना, तो फिर सुरक्षा की आवश्यकता महसूस क्यों होती है? अगर प्रकृति में है तो स्वीकार हो गई होती, है ना, पीड़ा। इस विधि से मानसिक रूप में उठी उर्मी
अनेकों प्रकार में फंसते-फंसते अंतिम निश्चयन यही आया कि विगत के सभी अनिश्चयात्मक कुंठा, ठीक है, कुंठा निश्चयात्मक नहीं है, त्रासदी, दुख को स्वीकारने योग्य जितने चर्चाएं समुदाय परंपरा में, जन परंपरा में प्रचलित हैं, प्रभावित हैं, ये सब निरर्थक हैं। ठीक, इनका कोई अर्थ नहीं है। क्या कि आपने जो कर्म किया है उसका फल मिल रहा है ना, इसलिए आप अपने कर्म को भुगतते रहिए, धीरे धीरे सारे फल कट जाएंगे, है ना, फिर आप सुखी हो जाएंगे, है ना। तो दुख को स्वीकार लो। ठीक, क्या स्वीकार लो कि तुम्हारे अपने कर्म है ना, इसलिए उनको तुम भुगत रहे हो। जबकि यहाँ क्या कहा गया है कि हमारा अपना कोई कर्म नहीं है, ये लोकमानस में जो व्याप्त है ना, कि ये वही हमारे मन में आया है, हमारा क्या मन है। ठीक, तो फिर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि भाई ये सब निरर्थक है। इसमें फंसने के उपरांत हर व्यक्ति अपनी मानसिकता के रूप में त्रस्त होना, अपने मानसिकता के रूप में त्रस्त होना निश्चित है। ठीक, ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम ये चीज निष्कर्ष नहीं ला पाते हैं कि ये सब जितना है ये झूठ है, निरर्थक है, तो हम इसी मानसिकता में फंसे रहते हैं कि ये दुख जो है वो नियति है हमारी, है ना, भाग्य है हमारा। ठीक, हमारे ही अपने कर्म है, उनका फल मिल रहा है, ऐसा, तो उसमें हम फंस जाते हैं। इसी के साथ इतना सब प्रक्रियाएं मानसिक रूप से गुजरने के बाद इस निश्चय पर पहुंचा कि जनमानस में निश्चयों, निर्णयों, समाधान और सार्थकता के आधार पर जन संवाद की आवश्यकता है। ठीक, क्या निष्कर्ष आया? संवाद की आवश्यकता है। किस आधार पे? समाधान और सार्थकता। निश्चय, निर्णय, निश्चयों को पहले पहचानना और उस निश्चयों के आधार पर निर्णयों को, ठीक, तभी समाधान और सार्थकता हमें स्पष्ट होगा। ठीक है, क्या निश्चय और क्या निर्णय, तो उन्होंने पहले ही ऊपर वाले उसमें बताया था कि जो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, कि सअस्तित्व स्थिर है और क्या पढ़ा था? सअस्तित्व स्थिर और निश्चित है ना। तो सहअस्तित्व स्थिर है, निश्चित है, संबंध है ना, ये सारी निश्चितताओं और को जब हम समझ पाते हैं और उसके आधार पर निर्णय ले पाते हैं, तभी समाधान। अगर निश्चितता और निरंतरता को नहीं पहचानते हैं, स्थिरता को नहीं पहचानते हैं, तो फिर निर्णय भी हमारे, हमने कुछ निर्णय भाई सोचते कुछ है, होता कुछ और ही है ना, करते कुछ और ही है, बोल, तो फिर सब में अंतर्द्वंद बना रहता है और ये अंतर्द्वंद ही समस्या है। ठीक है, तो सार्थकता क्या है? यहां तक तो हो गई निरर्थकता। ठीक, समीक्षा है, ये बाबा जी ने समीक्षा कर दी। ठीक, कि यदि हम पुराने आदर्शवाद और भौतिकवाद के आधार पर ही अपनी मानसिकता को बनाए रखेंगे तो फिर त्रस्त होना निश्चित है। ठीक, तो उसके लिए क्या फिर बताया, क्या निश्चय हुआ उनमें कि जनमानस में, उन्होंने ये नहीं लिखा कि मुझ में, उन्होंने लिखा जनमानस में, है ना, निर्णयों, निश्चयों, निर्णयों यानी समाधान और सार्थकता के आधार पर जन संवाद की आवश्यकता है। ठीक है, एक व्यक्ति के जागृत होने से खाली काम नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति ने स्थिरता और निश्चितता को समझ लिया और बस वो परम तृप्ति को प्राप्त हो गया। तो जनमानस में इसकी आवश्यकता है। अब इस जन शब्द के अर्थ के अंतर्गत मैं अपने को भी पहचाना। अब क्या है, जब जनमानस बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मैं अलग हो गया और बाकी लोग अलग हो गए, इसी जन में मैं भी हूं। ठीक, ये बात समझ में आ गई?
ये महत्वपूर्ण वो है पैरा। जब हम ये अस्तित्व में है, इससे ये समझ में आता है कि सब में मानव जाति एक है ना, और मानव मानस में मेरा भी मानस है ना। तो जन शब्द के अर्थ में के अंतर्गत मैं अपने को भी पहचाना। फलस्वरूप कैसे चर्चा होना चाहिए, इस विशाल सोच की जगह पर हम पहुंच गए। संवाद कैसे होना चाहिए, ये एक विशाल सोच है ना। क्यों? क्योंकि हम पूरी मानसिकता में कैसे परिमार्जन आ जाए, कैसे प्रवृत्ति परिमार्जन हो जाए, है ना, क्या बात रखी जाए जिससे लोगों का ध्यान स्थिरता और निश्चितता की ओर जाए। ठीक है। इस क्रम में सोच विचार के अभ्यास क्रम में अस्तित्व को मूलतः समझने के लिए तत्पर हुए। तो यही क्रम हम लोगों को भी करना है जो उन्होंने किया, है ना। और उन्होंने अपना सारा रख भी दिया, जो भी समझा और समझने पे जो फल परिणाम आया। तो बोल रहे हैं अस्तित्व स्वयं में से प्रश्न और उत्तर संबंध मेरे से ही उदय हुआ, ये प्रश्न है। अस्तित्व स्वयं में से प्रश्न, अस्तित्व, ये जो शब्द है अस्तित्व, बोल रहे हैं स्वयं में से, अपने आप से ही प्रश्न भी उतरा और उत्तर भी मेरे से ही उदय हुआ। मेरा होना ही मेरा अस्तित्व है, यह पता चला जब उन्होंने इस पर अपना साधना करी। तो उनको पता चला कि मेरा होना ही मेरा अस्तित्व है। तो पहले जो आदर्शवादी विधि में था ना कि अस्तित्व जो है वो कि मेरा, मैं और परमात्मा, तो मैं जब परमात्मा में विलय हो जाता हूं तो क्या है, मैं परमात्मा हो गया, यानी कि मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा, मेरा होना समाप्त हो गया। ठीक। उसके अगेंस्ट, उसके जगह पर, है ना, उसके विकल्प में बाबा जी ने क्या पाया कि ऐसा नहीं होता है कि मेरा होना परमात्मा में समा गया, है ना। बहुत सारे आदर्शवाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि क्या एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे समुद्र में आप एक नमक की ढेली को डाल दीजिए तो नमक की ढेली समुद्र में विलय हो जाती है। ऐसा ही आत्मा परमात्मा में विलय हो जाता है जब हमारी साधना पूर्ण होती है, ऐसा माना गया या ऐसा बताया गया। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं। ठीक। तो उस चर्चा का आंसर बाबा जी ये कर रहे हैं कि नहीं, क्या है, मेरा होना ही मेरा अस्तित्व है, ये पता चला। तो मेरा होना कहीं खत्म नहीं होता है। तर्क संगत विधि से सबका होना भी अस्तित्व है। अब तर्क करेंगे तो जैसे मेरा होना है तो आपका भी होना है, उनका भी होना, उनका भी, तो क्या पता चला, सबका होना भी अस्तित्व है। और उसकी यथार्थताओं को परिशीलन करते करते यह पाया कि अस्तित्व स्वयं व्यापक वस्तु में संप्रक्त अनंत इकाइयों का वैभव है। ठीक। तो बाबा जी ने क्या परिशीलन किया कि जब हम देखें कि मेरा होना स्थिर है, निश्चित है ना, तो फिर सभी का होना, अब सभी का जब होना स्थिर है, निश्चित है ना, अस्तित्व है, तो फिर उसको ठीक से देखने गए तो पता चला कि व्यापक वस्तु में संप्रक्त अनंत इकाइयों का वैभव है। और यह वैभव वर्गीकृत विधि से होना हमें स्पष्ट हो गया। मतलब इसके वर्ग बन गए। क्या वर्ग बन गए, आगे बता रहा है कि जिसमें से मानव भी एक वर्ग का अवतरण है ना। वर्ग बोलिए या आप उसको अवस्था बोलिए। ठीक। प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। तो ज्ञानावस्था में मानव भी एक वर्ग है। ठीक। इस अर्थ में इस धरती पर वैभव है। ठीक है। मानव को हम ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचाने। ज्ञानावस्था का मूल रूप में ज्ञान की संपूर्णता को समझदारी नाम दिया। ज्ञानावस्था कब है, जब ज्ञान की संपूर्णता हो, है ना, तो उसको समझदारी नाम दिया।
सह-अस्तित्व रूप में अध्ययन करने पर देखा गया, है ना? सह-अस्तित्व रूप क्या है? यही व्यापक वस्तु में संपृक्त अनंत इकाइयां। तो बोल रहे हैं कि सह अस्तित्व रूप में अध्ययन करने पर देखा गया कि जितने भी वर्गों द्वारा इस धरती पर सह अस्तित्व का वैभव प्रमाणित हुआ है, ठीक, सभी परस्परता में पूरकता विधि से जुड़ी हुई परंपरा के रूप में है। तो हम लोग शिविर में पढ़ते ही हैं, पदार्थ अवस्था जो है वो प्राणावस्था के लिए पूरक है, प्राणावस्था पदार्थ अवस्था और अन्य अवस्थाओं के लिए पूरक है। इसीलिए इसी तरीके से हर अवस्था हर बाकी तीनों अवस्थाओं के लिए पूरक है ना? यानी स्वयं में व्यवस्था है, जब पूरकता बोल रहे हैं तो स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक उनकी परंपरा बनी हुई है। ठीक ठीक है, परंपरा बनी हुई है ना? परिणामानुसंगी विधि से, फिर बीजानुसंगी विधि से, फिर वंशानुसंगी विधि से और फिर संस्कारानुसंगी विधि से परंपरा बनी हुई है ना? इस प्रकार मानव भी पूरे विधाओं से जुड़ा हुआ स्पष्ट है। तो काटा तो जा नहीं सकता अस्तित्व में, है ना, चारों अवस्थाओं से। इसी आधार पर जन संवाद का एक रूपरेखा बनी, वह आगे प्रस्तुत है। तो अभी तक की क्या समझ में आया, बताइए? अभी तक की बात में क्या चीजें स्पष्ट हुई? बताइए। जनमानस में संवाद होना चाहिए निश्चय और निर्णय के आधार पर। फिर उसमें फिर समाधान और सार्थकता मिलेगी, ऐसा। बाबा जी ने बताया है, अस्तित्व से प्रश्न और उत्तर संबंध में मेरे से ही उदय हुआ, ऐसा बताया। मतलब मेरा होना ही एक अस्तित्व है, मेरा होना एक अस्तित्व है। और क्या क्या समझ में आया? कुछ शिवांगी आप भी बताइए, सुन रही थी कि नहीं? शिवांगी सो गई क्या बेटा? प्रज्ञा आप बताइए। देखिए, जब हमने शुरू किया था तब प्रेरणा थी, है ना, छोटी बहन। अब ये प्रज्ञा है, ये जो है हमारी कर सकते हैं कि जानने मानने का जो तृप्ति बिंदु है वो अनुभव संपन्नता ही है। और जो कल्पनाशीलता है उसमें जो इच्छा, विचार, आशा और आगे संकल्प और ये सब चलता है। तो इसमें जो ज्ञानावस्था की इकाई मानव है, तो इसमें इच्छा, विचार, आशा के साथ साथ और भी दो क्रियाएं एक्टिव हैं। उसी के साथ में जब तक कि अगर हम आत्मा से देखें कि आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, जब तक आत्मा तक पहुंच नहीं होगी हमारी अध्ययन पूर्वक, तब तक कि उसमें जो क्रिया पूर्णता नहीं हो पाएगी, तब तक जानने मानने की क्रिया पूरी होएगी नहीं। और आत्मा ने मतलब अगर हमारी एक बार क्रिया पूर्णता पूरी हो गई तो वो नीचे वाले जितने भी हैं, बुद्धि, एक तो ऊपर नीचे नहीं है और ना ही किसी तरीके का सेगमेंटेशन होता है, लेकिन फिर भी आत्मा बुद्धि को
बुद्धि चित्त वृत्ति को, और फिर उसके बाद ऐसे करके मन को पूरा तंत्रित हो जाते हैं सारे। तो उससे जो भी मतलब क्रिया हो रही होती है वो अनुभव संपन्नता के साथ साथ होती है। तो हमारा जानना मानना उसमें जब तृप्त रहता है तो उसका उत्सव होता है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक मन अपनी करता है, और ऐसे करके ये सारी चीजें अलग अलग चल रही होती हैं। बुद्धि तो चुप ही रहती है, जब सही होता है तभी बुद्धि उसका समर्थन करती है, अदरवाइज उसका समर्थन भी नहीं करती है। तब तक ये 4.5 क्रिया में ही चलते हैं। इसी को भ्रमित मानव बोले। और जो इसका उद्देश्य है, मतलब पूरे अगर उसको समझे तो इसका उद्देश्य ही है कि भ्रमित मानव का जागृत मानव में संक्रमण हो जाए। उसी के लिए सारा संवाद है। और संवाद जो होगा वो लक्ष्य की दिशा में और विधि के साथ होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि मानव परंपरा स्थापित हो जाए और दिशा क्या है? जागृति पूर्वक हो जाए। दिशा जागृति क्रम और जागृति पूर्णता हो जाए। के लिए जब शिक्षा विधि से जाते हैं तो उसमें सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था ऐसा करके 4 आते हैं। तो शिक्षा के द्वारा ही सारी बात जा सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा लेने के लिए कभी ना कभी विद्यालय गया ही होता है, या कहीं ना कहीं विद्या मतलब शिक्षा से ही जुड़ा रहता है। चाहे वो समाज में व्यवस्था के रूप में हो, तो व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति, बल्कि सारे ही व्यक्ति इंक्लूड होते हैं। जैसे कि परिवार सबसे छोटी व्यवस्था है। अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा चाहिए तो। नहीं है ना। तो परिवार सबसे छोटी व्यवस्था है, उसमें सभी लोग योगदान करते हैं, स्त्री पुरुष, और हर आयु का लगभग जिस भी आयु के लोग उस परिवार में रहते हैं, हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है। और हर व्यक्ति की मूल चाहना यही रहती है कि सभी सुखी रहें। वो भ्रमवश ही ऐसी गलतियां होती हैं, वो खुद भी जाना नहीं होता है, उसकी वजह से ही ऐसी गलतियां होती हैं कि वो खुद भी दुखी रहता है और साथ में भी दुखी होते हैं। पर कभी कभी जब नियम को पकड़ा होता है अनजाने में सही, तो उसमें तृप्ति महसूस करता है। ठीक बात है। और वो ये चाहता है कि जब हमको ऐसा महसूस हो रहा है, शब्द रूप में तो जाना नहीं है, लेकिन वो जैसा भी पकड़ पाया है तो उसको यही चाहते हैं कि सारा परिवार इसको जान ले, मेरे संपर्क संबंध में जितने लोग हैं वो इसको जान ले, और वो भी इसी उत्सव को महसूस करें। ये पूरी बात को पकड़ में आया है। तो अब यहाँ पे ये जो चाहना है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? क्या चीज है जो हम फर्स्ट स्टेप में हम वो करें, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उसमें से बताइएगा कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ध्यान से जनवाद में, है ना, 14 नंबर स्लाइड में, उसमें बाबा जी ने किस बात को इंगित कराया है कि आपको ये चीज को पहले देख लेना है। अगर ये चीज नहीं देख पाते हैं तो फिर सार्थकता को नहीं पकड़ पाते हैं। किस बात को इंगित कराया है बताइए। जैसे कि लोकमानस में जो लोग हैं वो पीड़ा दुख से ग्रसित है, तो वो हमारे मन में हमें पहचान में आता है, तो संवेदना स्पष्ट होने लगती है। बढ़िया। शिवांगी आप कुछ बताएंगी? शिवांगी सो गई क्या? तो हमें लगता है जो हमें पीड़ा हो रही है नियति की वजह से हो रही है, ऐसा हमें स्पष्ट होता है, तो हमें सुरक्षा
सुरक्षा की आवश्यकता महसूस होने लगती है। बढ़िया। हमें जो समझ में आया वो हम बता देते हैं, है ना? आप लोगों ने बताया, हमको भी कुछ-कुछ समझ में आया, ठीक? तो अगर वो ठीक लगे तो उसको फिर हम उसको नोट कर लेंगे, है ना? या हाइलाइट कर देंगे। ठीक है। तो हमको ये समझ में आया कि ऊपर जितना भी संवाद हम कर रहे थे, भले जो प्रज्ञा ने बोला कि अपेक्षा ये रहती है हर परिवार में, हर मानव की, है ना? बल्कि जनमानस की ये अपेक्षा है ना? उसको परिवार और समुदाय और इनसे हटा के अगर हम भाषा को इस तरीके से वो करें, है ना? अपनी भाषा को परिमार्जित करें एक तरीके से कि अब हम भाषा में बोलें जनमानस में, है ना? जो हम लोग की भाषा है, उस भाषा में अगर हम ये कहें कि भाई जनमानस में जो है अब तक जो भी चर्चाएं हुई, है ना? वो चर्चाएं जो है, हाँ, वो चर्चाएं जन परंपरा में प्रचलित हैं, प्रभावित हैं, ठीक है ना? ये जो जितनी भी जो विधि प्रज्ञा ने बोली ना कि विधि, है ना? तो विधि, इस विधि से जो ऊपर विधि बताई गई, है ना? जिसमें अनिश्चयता और स्थिरता, है ना? इस आधार पे जो बातें हुई, उससे क्या हुआ कि जब जांचने गए तो पता चला कि अस्थिरता और निश्चितता जब में हम जीते हैं तो पीड़ाएं होती हैं, है ना? पीड़ाएं होती हैं, तो पीड़ाएं अगर नियति है तो फिर सुरक्षा की आवश्यकता महसूस ही क्यों होती है? इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि पीड़ाएं नियति नहीं है, ठीक? अब ये हमने मान लिया है, ठीक? इसको मानने के आधार पर जब हम जीने गए तो ये पता चला कि भाई ये तो सही नहीं है ना? तो फिर ये निष्कर्ष निकाले कि जो भी जन परंपरा में प्रचलित है चर्चा और प्रभावित है पूरी जन मानसिकता, वो सब निरर्थक है। अब क्या करें? तो हम जैसे बाबा जी ने इस निष्कर्ष को पाया कि मेरा होना ही मेरा अस्तित्व है, तो पहले अपने होने को पहचानना है कि मेरा होना क्या है। ठीक, मतलब पहचानना है का मतलब मेरा होना है कि नहीं है और स्थिर है या नहीं है। दूसरी चीज ये समझ में आई, है ना? और जब उन्होंने मेरा होना, मेरा अस्तित्व है ये पता चला, तो उन्होंने मतलब जब ये उनको ये पता चला कि जनमानस में जो संवाद है ना? उसका आधार जब निश्चय और निर्णयों के आधार, जब निश्चयों के आधार पर निर्णय होते हैं और जब निश्चयों के आधार पर निर्णय होते हैं, तभी समाधान और सार्थकता के आधार पर जनसंवाद हुआ। और जब उन्होंने ये पाया कि जो मेरा होना है ना, वो सबके साथ है, मतलब जब जब उन्होंने जनमानस बोला ना, तो जन शब्द में वो भी थे, अपने आप को भी गिन रहे हैं। तो इस तरीके से जनमानस में मैं हूं और मेरा होना भी है। मेरा ऐसा भी नहीं कि मैं जनमानस में घुल गया, मिल गया, है ना, मैं खत्म हो गया। तो मेरा होना तो है ना, लेकिन मेरा होना अकेले में नहीं है। ये बात समझ में आती है। ये बात समझने के बाद जब उन्होंने और देखा, तो उनको ये समझ में आया कि भाई मानव भी जैसे बाकी अस्तित्व में बाकी यथा स्थितियां हैं, वैसे मानव भी जो है वो है ना? तो जब मानव भी है तो मानव भी उसी विधि से जुड़ा हुआ है। किस विधि से? पूरकता विधि से। अब पूरकता विधि का क्या मतलब होता है? स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो विधि क्या है? पूरकता विधि है, जो प्रेरणा ने ध्यान दिलाया। ठीक, तो विधि है परस्परता में जीने की, पूरकता विधि जिसको स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी के रूप में पहचाना। ये बात हमको स्पष्ट हुई।
और एक बहुत बढ़िया सी बात इसी जगह से परिभाषित हो जाएगी, ये ये निश्चयों को पहचानना, है ना। निश्चय क्या, सअस्तित्व जो है वो स्थिर है, निश्चित है। जब तक ये बात नहीं समझ में आती है तब तक हमारे निर्णय भी जो है वो परिवर्तनशील रहेंगे, है ना। कभी हमको क्या है कि एक समस्या का समाधान निकालने जाते हैं और निर्णय करते हैं, है ना, तो उससे और ज्यादा समस्याएं निकल आती है ना। जैसे मान लीजिए हमने उत्पादन की समस्या का समाधान करने की कोशिश करी, है ना। तो हमको लगा कि भाई भूखमरी खत्म हो जाए और उत्पादन अधिक हो जाए। अब हमने उसका समाधान क्या निकाला, तो यूरिया, है ना, या कीटनाशक, है ना, ये बना दिया। और ये बनाने के बाद हम जब इसका प्रयोग हुआ और इसमें जब लाभ की मानसिकता फंस आ गई, है ना, व्यापार मानसिकता जो है, व्यापार जो है वो लाभ में फंस गया, तो समाधान हम क्या किए, समाधान निकाले, है ना, निर्णय पूर्वक समाधान निकाले। अब वो समाधान की बजाय वो समस्या उससे वो हो गई, जुड़ गई। और समस्या, क्या समस्या, इतनी समस्या लाभ के कारण, लाभ की मानसिकता के कारण, क्योंकि हम निश्चयता को समझे ही नहीं, हम सह अस्तित्व को समझे ही नहीं, हम अस्तित्व में संग्रह है ही नहीं, अस्तित्व में पूरकता है ये समझे ही नहीं। तो हम लाभवादी मानसिकता के चक्कर में फंस गए और हमने धरती को अनउर्वरक बना दिया। ठीक, साथ के साथ क्या है, पानी को भी हमने जो है वो जहरीला बना दिया। ठीक, आर्सेनिक से जो है, जो उस पानी के आसपास के लोग, मतलब उस जगह के, उस नदी या उस नहर के आसपास के जो लोग हैं, उनको स्किन की, है ना, तकलीफें ज्यादा होने लगी। तो और भटिंडा में जो है वो जैसे कैंसर ट्रेन ही चलती है पूरी, है ना, कैंसर का पूरा एक एक तरीके से हर घर में एक कैंसर से पीड़ित मानो हो गया। तो क्या हुआ, जब हम निश्चयता को नहीं पहचान पाए और हम समाधान के अर्थ में निर्णय लेने लगे, तो हमने समाधान से समाधान की निरंतरता की ओर गति ना करके करने गए थे हम समाधान, और समस्या से ग्रसित हो गए। ठीक, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम पहले निश्चयता को समझें। क्या निश्चय, निश्चयता का क्या मतलब है, निरंतरता का क्या मतलब है, स्थिरता का क्या मतलब है, जो दर्शन में बताया जा रहा है कि अस्तित्व स्थिर है, निश्चित है, निरंतर है, ये है क्या, कैसे, ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको समझने के लिए। इसके बाद बाकी चीजें समझेंगे। जब तक ये नहीं समझे और हम बाकी चीजों में वाद विवाद प्रवृत्ति में हम फंस गए, तो फिर समाधान नहीं आएगा। बात समझ रही हैं? जो हमारी प्रवृत्ति है, यदि वाद विवाद के चक्कर में फंस गई और इसको समझने को महत्वपूर्ण नहीं माना, तो फिर गाल बजाना ही रह जाएगा, फिर समाधान और सार्थकता नहीं हम समझ पाएंगे। ठीक है, और फिर हमारा दुखी और त्रस्त होना निश्चित है। तो ये बात इसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण लगी। आगे पढ़ना है कि 4-6 मिनट है अभी, है ना, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। अब जनवाद में सअस्तित्व रूपी अस्तित्व, जन संवाद में हाइलाइटर कहाँ गया? अच्छा, आपका स्क्रीन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लो बड़ी गड़बड़ हो गई है। आपको तुरंत बता दिया करिए, है ना। हाँ ठीक, हमने पूरा दिखाते हुए पढ़ा लेकिन आपको नहीं दिखा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी है ना, ये है कि हमने ये पता कर लिया, जो बात कही वो यहाँ से गई थी। ठीक है, कि निश्चयों को पहले हमें समझना है,
अगर निश्चय समझ में नहीं आता है और उन निश्चयों के आधार पर निर्णय नहीं होता है तो समाधान की जगह समस्या सूत्रित होती है। ये एक मुख्य मुद्दा हमें समझ में आया। ठीक है, ये बात हमने रखी। आप दोबारा वो सुन लीजिएगा ना, तो फिर आगे आपको स्पष्ट। फिर जनवाद में सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व, जन संवाद में क्या सह अस्तित्व रूपी अस्तित्व शाश्वत, नित्य, अक्षुण्ण, ठीक, होने के रूप में संवाद एवं साहित्य सृजन होना एक आवश्यकता है। तो संवाद होना भी आवश्यक है और साहित्य सृजन, है ना, कविताएं, कहानियां, कथा, है ना, और समरी, है ना, जो निबंध, प्रबंध, है ना, ये सब एक आवश्यकता है। मूलतः होने के आधार पर ही हर निश्चयन की आवश्यकता हर नर नारी में होना आवश्यक है। ठीक, जब तक हम होने को नहीं पहचानते हैं, ठीक, फिर वही बात आ गई, बाबा जी ने फिर ध्यान आकर्षण कराया। हाँ, किस बात का? क्यों हाइलाइटर कैसे था? क्या शुरू से वो नहीं दिख रही थी क्या स्क्रीन? हाँ, वो 10 मिनट से जब साहब समझाया तब से। वही तो बता दिया करिए, ठीक है। तो जो ये होना है ना, ये होना, तो यहाँ पे बाबा जी ने जब देखा तब उन्होंने देखा कि मेरा होना ही मेरा अस्तित्व है। तो इसी तरीके से क्या क्या चीजों का होना, है ना, जैसे पदार्थ अवस्था पूरा, जिसमें बोलेंगे भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, है ना, और जीवन क्रिया, ये होने के रूप में है। ठीक है, जब तक ये पहचान में नहीं आता है ना, तब तक निश्चयन नहीं होता है। तो इसलिए बाबा जी ने कहा होने के आधार पर ही हर निश्चयन की आवश्यकता हर नर नारी में समझ में होना आवश्यक है। कोई चीज खत्म नहीं हो रही है ना, होना है, परंपरा है ना, ये बात स्पष्ट होती है ना, और ये बात स्पष्ट करना आवश्यक है। फिर ये तभी स्पष्ट होगी जब हमें स्वयं का होना पता चले। तो स्वयं का होना ही आधार है। किस चीज की? होने की ही स्वीकृति होती है, ना होने की कोई स्वीकृति ही नहीं होती है ना। हम कुछ है ही नहीं, है ना, ये जो है बात जो कही जाती है ना, कि हम तो कुछ है ही नहीं है, जो है पर जो मतलब सब या तो माध्यम है या तो परमात्मा है ना, सब परमात्मा है और हम तो आज हैं कल नहीं है ना। संबंध जब तक हम हैं तब तक संबंध है, जब हम नहीं तो संबंध काहे के, है ना। ये जो बात कही जाती है, इस बात का आंसर है ये कि पहले होने को पहचानना है ना, क्या क्या चीजें होनी है, होने के रूप में है ना, यथा स्थिति में पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये है, इनका होना है। अब ज्ञानावस्था में ही स्वयं का होना है। ठीक, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि हम स्वयं का होना जो है वो ज्ञानावस्था के आधार पर, मैं भी ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, तो ये होने की ही स्वीकृति होती है, क्योंकि हर नर नारी हर आयु वर्ग में स्वयं का होना स्वीकार्य ही रहते हैं। यह जन संवाद में सुदृढ़ होने की आवश्यकता है कि हम कोई नमक की डली नहीं है जो घुल जाएंगे। ठीक है, हम जो है वो क्रिया है, और क्रिया जो है वो कभी क्रिया शून्य नहीं हो सकती। क्रिया है और क्रिया की निरंतरता है। ये बात हमको सुदृढ़ होने की आवश्यकता है। सब कुछ होने की पुष्टि धरती पर हम रहते ही हैं, जलवायु, अन्न, वनस्पति का सेवन करते ही हैं। ये सब चीजें होने के आधार पर, है ना, ये सब चीजें होने के आधार पर
सार्थक होना देखने को मिलता है। पहले हैं तभी ना हम इनका सेवन करते हैं, होती ही नहीं तो कैसे सेवन करते हैं। ठीक, परंपरा ही नहीं होती तो कैसे जो है हम उसमें अध्ययन करते, कैसे हम खेत बनाते, कैसे हम आहार को पहचानते, है ना। चीज होती ही नहीं, मतलब थोड़ी देर के लिए और फिर खत्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज है, वस्तु है और फिर उसकी परंपरा है और फिर आवर्तनशीलता भी है। ठीक, और ये निरंतर है। इसी के आधार पर हम जलवायु, अन्न, वनस्पति का सेवन करते हैं। जंगल झाड़ी का होना हमें समझ में आता है। ठीक, जंगल झाड़ी का होना हमें समझ में आता है, यानी प्राणावस्था। ठीक, और ये जो बताई जलवायु, अन्न वनस्पति का मतलब प्राणावस्था। ठीक है, जंगल झाड़ी का होना हमें समझ में आता है, यानी प्राणावस्था। ठीक, और ये जो बताई अन्न वनस्पति का, ठीक है। अरे यार ये कौन है? ठीक है, फिर आज यहीं तक करते हैं, एक फोन आ रहा है। इसके आगे कल करते हैं। ठीक है, फिर ये हमने यहाँ तक बताया, इसको ये पैराग्राफ पूरा कर देते हैं। इनके प्रयोजनों को एक दूसरे के संवाद में पहचान पाना, स्वीकार पाना सार्थक मुद्दा है। ठीक है, पहले होना और फिर इस होने के प्रयोजन को पहचानना। ठीक, ये एक सार्थक मुद्दा है। उससे ज्यादा सार्थक यही है जंगल, झाड़ी, धरती, हवा, पानी के